नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुक्तसर जिले में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एक किसान ने सल्फाज निगल ली। उसे फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। किसान का नाम बलविंदर सिंह था। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की ओर से नरमा के खराब होने का मुआवजा लेने के लिए पिछले कुछ दिनों से किसानों की ओर से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज किसान ने सल्फाज निगल ली, जिससे उसकी मौत हो गई। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से पंजाब पुलिस को धमकी दिए जाने के बाद पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह भैंस ने उसे करारा जवाब दिया है। जेल मंत्री ने कहा कि पहले गैंगस्टर्स को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और पिज्जा मिलते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मैं तो क्या, मेरा एक कांस्टेबल या वार्डन भी धमकी से नहीं डरता है। जिस दिन मुझे जेल पोर्टफोलियो मिला था, मेरे सारे अफसर जेलों को सुधार घर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। आपको यह भी बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से बठिंडा जेल में डीजीपी गौरव यादव और जेल मंत्री हरजोत बैंस को धमकी दी थी। उसका कहना था कि बठिंडा जेल में उसके साथी सारज संधू, बॉबी मल्होत्रा और जग रोशन हुंदल को परेशान किया जा रहा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनसे पैसे मांग रहा है। गोल्डी ने कहा था कि जेल मंत्री कार्रवाई करे, वरना हम सिद्धू मूसेवाला के कत्ल जैसी बड़ी वारदात करना जानते हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी गोल्डी बराड़ ने ही ली थी। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से कनाडा सरकार से संपर्क साधा गया है कि और गोल्डी बराड़ को पंजाब लाने की बात कही जा रही है, लेकिन गैंगस्टरों की हिम्मत देखिए कि पुलिस को ही धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद हरजोत सिंह बैंस का भी बयान आया और कहा कि गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि उनका भी नंबर लगेगा गया, जिनका हाथ गैंगस्टरों के सर पर है। जेल के अंदर जो गैंगस्टर आ गए, उनकी गारंटी मैं लेता हूं, इसलिए गैंगस्टर्स को तकलीफ हो रही है। जो गैंगस्टर बाहर हैं, उनको पंजाब पुलिस देख रही है। पहले जो जितनी बड़ी ठगी या बड़ा गैंगस्टर है, उसका जेल में उतना ही दबदबा होता था। अब यह सब नहीं होगा। ये आरोप लगते रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो गैंगस्टरों को अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। भाजपा से चल रही खींचतान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति से लेकर महंगाई तक कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा और कहा, यह बड़े दुख की बात है, आज इतने अहम विषय पर चर्चा होनी है और विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है। उनका कहना है कि देश के लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, उनके घर नहीं चल रहे। बहुत से लोगों ने एक टाइम की सब्जी लेना कम कर दिया है, दूध लेना कम कर दिया है। लोगों से महंगाई पूछते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि महंगाई अपने आप हो रही है, जबकि महंगाई अपने आप नहीं हो रही। इन लोगों ने टैक्स लगाया, इस वजह से यह महंगाई बढ़ रही है। इन्होंने दही पर टैक्स लगा दिया, लस्सी, छाछ, गेहूं, चावल पर भी टैक्स लगा दिया। इन पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। मेरे गुजरात के दोस्त बता रहे थे कि इन्होंने तो गरबा डांस पर भी टैक्स लगा दिया। देवी के सामने गरबा डांस होता है, उनको भी नहीं छोड़ा। टैक्स लगाने से अरबों खरबों रुपए इनके पास आ रहे हैं। ये पैसा आखिरकार कहां जा रहा है? उनके कुछ खरबपति दोस्त हैं, उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के कर्ज लिए हैं। कर्ज लेने के बाद इनके दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उनके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे हैं, लेकिन उनकी नीयत खराब है। उन्होंने इनको बोला कि हमारे बैंकों के कर्ज माफ करा दो, तो इन्होंने माफ कर दिए। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करने का आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से भाजपा पर लगाया गया है और यह भी कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार आजादी के 75 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 10 लाख करोड़ इनके दोस्त खा गए। 6300 करोड़ रुपए में इन्होंने एमएलए खरीद लिए और लाल किले से कहते हैं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। केजरीवाल ने यह भी कहा, भाजपा वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और यहां पर ऑपरेशन लोटस चला चुके हैं।
झारखंड में भी कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए। मेरा एक भी एमएलए नहीं बिका, 800 करोड़ धरे के धरे रह गए। महंगाई अपने आप नहीं हो रही, महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया। 75 साल में आज तक कभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। 75 साल में कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था। खाने पीने की चीजों पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। इस वजह से चीजें महंगी हो रही है। इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर आज ये लोग टैक्स कम कर दें ये सारा, तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी। गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त देवी के सामने गरबा डांस करते हैं, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। उसको भी नहीं छोड़ा, देवी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, गरबा डांस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स के रेट बढ़ा दिए, नई नई चीजों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के खाने पीने की चीजें उस पर टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। केजरीवाल के इस बयान के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया। पार्टी के नेता और भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत लाने को किसने कहा था? किसी ने नहीं। यह शराब नीति और शिक्षा घोटालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है कि कैसे भी करके सच छिपाओ। केजरीवाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। सवाल यह है कि क्या मीडिया नरम पड़ेगा या विज्ञापन के पैसे के दबाव में कमजोर पड़ जाएगा। हाल ही में पंजाब में पकड़ी गई 38 किलो हेरोइन को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि गुजरात में ड्रग्स के धंधे का मालिक कौन है। गुजरात में इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स कौन ला रहा है, इस धंधे का मालिक कौन है? सोचिए कितना रोज पकड़े बिना निकल रहा होगा। क्या इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का धंधा टॉप के लोगों की मिली भगत के बिना संभव है? आप देश के युवा को अंधकार में धकेल रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की टीम ने नवा शहर से ट्रक में लाई जा रही हेरोइन पकड़ी थी। यह हेरोइन ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाई गई थी। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर कुलविंदर सिंह किंदा ने यह बताया था कि वह गुजरात के भुज से यह हेरोइन लाया है। विदेश बैठे स्मगलर राजेश सोनी खत्री ने टेलीग्राम ऐप पर उसे कॉल की, उसे हेरोइन उठाने की लोकेशन दी। जब वह लोकेशन पर पहुंचा तो एक अज्ञात व्यक्ति ने हेरोइन को टूल बॉक्स में रख दिया। आखिरकार यह सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी हेरोइन, इतनी बड़ी मात्रा में नशा आ रहा है और इसके पीछे आखिर कौन लोग शामिल हैं? ये सबसे अहम सवाल हैं। इनका पर्दाफाश होना ही चाहिए। पंजाब कांग्रेस में भी घमासान मच गया है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने एमएलए सुखपाल खैरा से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल खैरा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को लुधियाना विजिलेंस ऑफिस के बाहर धरना हटाने की नसीहत दी थी। यह धरना टेंडर स्कीम में अरेस्ट पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की सपोर्ट में लगाया गया था। पार्टी इंचार्ज ने सीधे वड़िंग या पार्टी फोरम के बजाय सोशल मीडिया पर बात करने की वजह से खैरा से जवाब मांगा है। जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में हार हुई है, लगता है कि कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं लिया है। एक एक करके लोग जो पूर्व मंत्री हैं वह कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। अब यह चर्चा है कि और भी कई पूर्व मंत्री हैं वो कांग्रेस को जल्द ही अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में इस तरह के बयान कांग्रेसियों को और भी कमजोर कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसा लगता है कि अब ख्वाब देख रही है कि वह शायद 2027 में वापसी कर ले, लेकिन वह भूल जाए जिस तरह कांग्रेसियों ने प्रदेश को लूटा है। लोगों को अब यह समझ लग गई है, अब उनका वापस आना लगभग नामुमकिन है। पंजाब में भाजपा सक्रिय होने लगी है और
बड़ी पैठ बनाने में अभी से जुट गई है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ समेत पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी देने की संभावना है। प्रधान अश्विनी शर्मा को भी बदला जा सकता है। जिस तरह कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोहाली में कैंसर के अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने जिस तरह से स्थानीय नेताओं से बात की, उसमें जो कांग्रेस छोड़कर आए हुए थे मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं, वह भी शामिल थे, वह भी मौजूद थे। किस तरह उनसे 1 to 1 किया, उनसे पूछा गया कि आखिरकार प्रदेश में भाजपा को कैसे मजबूत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की इस तरह की दखलंदाजी से इन नेताओं को भी खासी सपोर्ट मिली है और उनके हौसले भी बुलंद हुए हैं। अब 2024 की तैयारी में भी भाजपा जुट गई है। इस बार हो सकता है कि वह 13 की 13 लोकसभा चुनावों सीटों पर लड़े। इससे पहले जब अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन था तो वह केवल 3 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार भाजपा 13 की 13 लोकसभा सीटों से ही लड़ने की तैयारी कर रही है। पंजाब में इल्लीगल कॉलोनियों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। यह दावा पंजाब के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने किया। चंडीगढ़ में रेवेन्यू विभाग और कॉलोनाइजर के साथ हुई बैठक के बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। पंजाब में 14,000 अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। कंक्रीट का जंगल इस तरह बन गया है कि कई जगह पर फायर ब्रिगेड तक नहीं जा सकती। सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान इसको लेकर चिंतित हैं। अमन अरोड़ा ने यह भी कहा कि इसको लेकर हाईकोर्ट से भी कुछ निर्देश आए थे। पिछली सरकारें जो पॉलिसी लाई वह एक्ट का उल्लंघन कर रही थी, जिस वजह से पंजाब सरकार को मजबूरन एनओसी और रजिस्ट्री का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लग गई थी। इल्लीगल कॉलोनियों की भरमार है, जिस तरह की मंत्री अमन अरोड़ा खुद मान रहे हैं कि 14,000 कॉलोनियां पंजाब में अवैध हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है, रजिस्ट्री पर रोक लगाने से आखिर होगा क्या? कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए जिन्होंने ये अवैध कॉलोनियां काटी। ये सबके सामने है, ये तय है कि नेता, ड्रग पेडलर और गैंगस्टर्स का एक नेक्सस बन गया है। ड्रग मनी को किस तरह से अवैध तौर पर जमीनों में लगाया जाता है और पैसा फिर विदेशों में भी ट्रांसफर किया जाता है। सरकार अगर इसकी गहनता से जांच कर ले तो बहुत कुछ सामने आ सकता है और उन नेताओं और अधिकारियों पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिन्होंने इन कॉलोनियों को बनने दिया। जिन अधिकारियों के रहते ये कॉलोनियां फलती फूलती रही तो आखिरकार उन्होंने किया क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। मान साहब के आदेशों मुताबक बड़ी जल्दी ही एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है जी वो सरकार लेके आएगी, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੀਗਲ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अमरजीत संदोहा जमीन घोटाले में फंस गए हैं। रोपड़ के गांव कुरुना में
हुए घोटाले के पैसे से उनकी इनोवा गाड़ी खरीदी गई थी। विजिलेंस जांच में इसका खुलासा होने के बाद एसडीएम ने इनोवा की रजिस्ट्रेशन को जब्त कर लिया है। हालांकि पूर्व विधायक ने इसे राजनीतिक रंजिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा और लिखा है कि अब भगवंत मान इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। देखो इस तरह है कि अमरजीत सिंह संਦੋਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2019 ਔਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾफ सुथरे बंदे ਨੂੰ ਵੀ गलत राह पे चाड़ दी है। आपको यह भी बता दें कि विजिलेंस ने 2 महीने पहले रोपड़ में जंगलात विभाग की जमीन पर कलेक्टर रेट से 10 गुना अधिक रेट पर जमीन बेचने के घोटाले को जनता के सामने बेनकाब किया गया था। इसी की जांच में पता चला कि पूर्व एमएलए ने 1 साल से जिस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का इस्तेमाल किया है वह घोटाले के पैसे से खरीदी गई है। यह कार संदोहा के रिश्तेदार की ओर से खरीदी गई थी। घोटाले के आरोपी के खाते से यह रकम सीधे कार डीलर के खाते में ट्रांसफर हुई, जिसके बाद यह कार खरीदी गई। कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा ने कहा, अब वह देखते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। झारखंड में दुमका की 17 साल की अंकिता सिंह की कॉलोनी के ही युवक शाहरुख हुसैन ने उसकी जान ले ली है। शाहरुख ने घर में सोते समय खिड़की से उस पर पेट्रोल डाल दिया और फिर उसे आग लगा दी। 5 दिन बाद रांची में के अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा और वहां पर उसकी मौत हो गई। अंकिता आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी। अंकिता की मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। अंकिता के पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन है। मां की उसकी मौत हो चुकी है, उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अंकिता ने मौत से पहले दिए अपने बयान में यह कहा, जब भी वह स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती तो यह युवक उसका पीछा करता। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और उसके बाद अक्सर मुझे फोन करके मुझसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन मैंने उससे स्पष्ट कर दिया था कि मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस की ओर से शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शिकन दिखाई नहीं दे रही। वह हंसता हुआ ही पुलिस की गिरफ्त में उनके साथ चल रहा है। छपरा में महावीरी अखाड़ा मेले में बार बालाओं के डांस पर जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। कुछ लोग डांस के दौरान स्टेज पर चढ़ गए और डांसर्स के साथ बदतमीजी करने लगे। नशे की हालत में कुछ युवकों ने बार बालाओं से किस मांगा। आयोजकों ने जब विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि आयोजन समिति और युवकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान खूब कुर्सियां चली। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच महागठबंधन की सरकार अब राज्यपाल पर नोटिफिकेशन जारी करने का दबाव बनाने लगी है। महागठबंधन के विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करवाने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग करने का टाइम मिल जाए। महागठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। वहीं माना जाए दूसरी तरफ तो भाजपा के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इस पद का दुरुपयोग किया और अपने नाम पर ही एक खड ले ली, जिसके लिए बाद में उन्हें विधायक पद से ही बर्खास्त कर दिया गया था।
उसी के बाद झारखंड में ये राजनीतिक संकट मंडराने लगा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उनका कहना है कि मैं उन्हें बहुत कठोर आदमी समझता था, लेकिन उनमें इंसानियत है। मुझे लगता है कि उनकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर भी हमला किया और कहा इस संस्था का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। चौकीदार चोर है का नारा सिर्फ राहुल गांधी का था, उसके समर्थन में कोई वरिष्ठ नेता नहीं आया था। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फ़ोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फ़ोन किया कि मुझे 2 जहाज़ चाहिए, एक में ज़ख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज़ में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराज़गी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविज़न ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फ़ोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया कि ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया। तो वो उस घटना पर रो रहा था और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कांग्रेस पर कई सवाल उठाए थे। मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस 0 भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही छापामारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बंगाल में तैनात केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने की धमकी दी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित किया और कहा, मेरे पास भी बंगाल में सीबीआई और ईडी और अन्य केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ कई मामले हैं, इसलिए अगर आप मेरे अधिकारियों को दिल्ली बुलाते हैं तो मैं भी आपके अधिकारियों को यहां पर बुलाऊंगी। अमृतसर में नकली फूड सेफ्टी अधिकारियों का एक गिरोह सरगर्म है, जो लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी ओर से लाइसेंस नहीं लिया गया, जो कि सेहत विभाग की ओर से जारी किया जाना होता है। फूड सेफ्टी के नियमों के तहत यह लाइसेंस लेना होता है। इसकी शिकायत पहुंची है जिला फूड कमिश्नर जो हैं
असिस्टेंट फूड कमिश्नर राजेंद्र पाल सिंह के पास उनका कहना है कि कुछ दिन पहले तरनतारण रोड पर एक ढाबा मालिक को फोन किया गया था कि उसका चालान काट दिया गया है और उसका 65,000 रुपए का चालान भी काट दिया गया और बाद में सेटिंग के लिए 9,000 रुपए रिश्वत भी मांगी गई। इसकी शिकायत पुलिस में कर दी गई है। आखिरकार ये कौन लोग हैं जो फर्जी एक रैकेट चला रहे हैं, इनका पर्दाफाश करने के लिए राजेंद्र पाल सिंह ने पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी है। आज जो ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਸੰਘਾਲੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਜਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰੋ 9,000 ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਸ਼ਨਗਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पर 2 महीने पहले रेप का आरोप लगाने वाली महिला का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी को बचाने और कंप्लेंट वापस लेने के लिए धमकी मिलने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में वह कह रही हैं, मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूं और परेशान हूं, इसलिए परेशान होकर यह वीडियो बना रही हूं। सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसकी एफआईआर मैंने उत्तम नगर थाने में दी है। अब ये सुनिए, ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होकर के ये वीडियो बना रही हूँ। सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन ने मुझे शादी का झांसा दे करके मेरा बलात्कार किया, जिसकी एफआईआर दर्ज मैंने उत्तम नगर थाने में दे दी है। पुलिस इसको लगातार बचाने का प्रयास कर रही है। आज तक मुझसे सबूत नहीं मांगा गया। मेरे केस की आयु बदल दी गई, मुझे बताया नहीं गया। मेरी चार्जशीट पेश कर दी गई, मुझे बताया नहीं गया। जुबैर अहमद वकील द्वारा मुझे धमकी दिलवाई गई, दबाव बनाया गया कंप्लेंट वो एफआईआर वापस लेने का। पुलिस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी मदद करें। गुजारिश है आप लोग सिर्फ प्लीज मेरी मदद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।